Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educationist for English language. And जैसे कि आप यहाँ पीछे देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं 10th बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोर्ड क्लासेस हैं, एग्जामिनेशन फीवर जो है वो पूरी अपनी, जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल अपनी खुमारी पर है, या जिसको आप कह सकते हैं अपनी ज़ेनत पे है ना, क्योंकि दिसंबर चल रहा है। ऑफ कोर्स यू नो कि आपके पास बहुत कम टाइम है टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड पिछले 2 साल में थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। कोविड का टाइम था, पैंडमिक का दौर था, पढ़ाई जो थी वो सब कुछ ऑनलाइन थी, सब कुछ चीज़ें जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी, आप लोगों को भी जो आदत थी वो ऑनलाइन की थी। बट नाउ सिंस थिंग्स हैव थैंकफुली बिकम नॉर्मल, तो अपन वापस जो है वापस ट्रैक पे आ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग बैक टू दी ऑफलाइन मोड, है ना। तो अब इसकी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इससे कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि आदतें जो हैं वो काफ़ी कुछ बदल गई हैं, है ना। जो पेन पेपर से लिखने की आदत थी वो चेंज हो गई है, सब कुछ जो है आजकल टक 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 की आदत हो गई है। लेकिन हमें वापस उसी ट्रेडिशनल मोड पे आना है। ऑफ कोर्स सीबीएसई आल्सो अंडरस्टैंड्स दी थिंग्स दैट द किड्स एंड द स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू विथ, राइट। उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है, बहुत सारी चीज़ों में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक चीज़ें जैसी चल रही थी, स्मूथली रन कर रही थी बिफोर कोविड, उसमें काफ़ी एक जर्क आया है। तो इसके चलते हुए आप कह सकते हैं कि सीबीएसई ने भी अपने जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई किया है, कुछ उसमें फेरबदल हुए हैं, कुछ सिलेबस का हिस्सा जो है वो कर्टेल ऑफ कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आए हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि 10th बोर्ड क्लास है आपकी, इसमें इधर उधर से हमने कोई सिलेबस जो है या कोर्स स्ट्रक्चर जो है हमने कहीं से अपनी तरफ से नहीं बनाया है, हमने किसी और का नहीं लिया है। एकदम ये आधिकारिक जिसको आप कहते हैं जानकारी जो है आपको मिल रही है, और ये कहाँ पे आ रही है, ये सीबीएसई से मिल रही है आपको, ठीक है। मतलब सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है सीबीएसई की, उसने इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो दिया है। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम्स होंगी, ये सब कुछ उन्होंने हमें बताया है और उसी पे हम कर रहे हैं चर्चा, ठीक है। बात हो रही है कौन से एग्जाम की, 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की। 2022-23 का ये साल है, और बात हो रही है फिलहाल कोर्स स्ट्रक्चर की और मार्किंग पैटर्न्स की, ठीक है। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आ जाते हैं इस पे, समझ लेते हैं कि किस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि सेक्शन वाइज वेटेज होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और इसमें आपको मालूम है कि लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का एंड लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो 3 सेक्शन आ जाएंगे, ए बी एंड सी, ए बी सी। और इसमें एक और चीज़ हमें समझनी होगी, जो नोटिफिकेशन हमें दिया गया है कि एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो टोटल कितने नंबर का होगा, टोटल होगा वो 80 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स का होगा। और कितने ड्यूरेशन का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, पेन पेपर ट्रेडिशनल पेपर होगा, और 80 मार्क्स का होगा, और जिसमें से 20 मार्क्स जो है मतलब होगा कम्प्लीटली 100 मार्क्स का ही, लेकिन 80 मार्क्स जो हैं आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके हैं, और 20 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कह सकते हैं कि जो 80 मार्क्स हैं हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि ये तो आपको स्कूल लेवल पे पता ही है। नाउ रीडिंग स्किल्स जो है, जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जानते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मुझे मालूम है आप लोगों ने अभी तक, क्योंकि जब हम बचपन से लेके अभी तक हम क्या करते हैं, अनसीन पैसेजेस करते थे, राइट। अनसीन पैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग होते थे जब हम करते थे, एग्जामिनेशन में आते थे और बहुत ईजी हमें लगते थे। क्यों लगते थे, क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है ना, पैसेज दे दिया गया है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ जो भी जानकारी है, जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसी पैसेज में से पूछे जाएंगे, जवाब जो है उन्हीं पैसेज से डिराइव करने हैं, ठीक है। तो मतलब बड़ा सिंपल सा काम लगता था, बड़ा सीधा सा काम लगता था, और ऐसा लगता था कि बस अनसीन पैसेज जो है वो अगर आ गए हैं तो 5 मार्क्स तो या 10 मार्क्स के जो भी आया करते थे वो तो अपन पक्का मान के चलते थे, ठीक है। अब उसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है आपका, क्या आपकी बात हो रही है रीडिंग स्किल्स या फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। आपकी बेसिकली रीडिंग स्किल्स जज करने के लिए होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब क्या, समझना, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे जब 2 शब्दों को हम साथ में ला रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई रीड करके आपको उसका अर्थ जो है वो समझना है, कॉम्प्रहेंड करना है, ठीक है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा लेवल होगा ना, वो अनसीन पैसेजेस जो होते थे उनसे
बढ़कर होगा, अपग्रेडेड होगा थोड़ा सा। और एक और रीज़न आपको पता है क्या है, जब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, क्योंकि आपको एक तरह से प्रैक्टिस कराने के लिए भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स समझने के लिए होता है, आप कितना एक लैंग्वेज की आपकी पकड़ है वो समझने के लिए होता है, कितना आप उसमें जो रिसोर्सेज हैं, वोकैबुलरी है, कितना आप उसको समझ पा रहे हैं, इसके लिए होता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग करती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो ये कि आप कितने टाइम में, मतलब कितने कम पीरियड में या कितने कम ड्यूरेशन में आप एक लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड कर सकते हैं और उसके अलग अलग जो पार्ट हैं या पहलू हैं या पैसेज का जो अलग अलग आप कह सकते हैं टोन है, इंटोनेशन है, इन्फेरेंस है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक और चीज़ करता है कि आपको आने वाली लाइफ के लिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देंगे ना, 12th के बाद सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चालू हो जाते हैं। मतलब क्या आ जाएगा भाई, बैंकिंग का दोगे, रेलवेज़ का दोगे, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस तो चलिए आपके मेन हार्ड कोर सब्जेक्ट्स की बात हो गई, लेकिन अगर आप क्लैट देंगे या IPM का एग्ज़ाम देंगे, कुछ भी देंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं CUET देंगे, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग यू फॉर द हायर रोल्स, राइट। अब इसमें आप वेटेज समझ लीजिए, 20 मार्क का वेटेज है इसका। ठीक है, टोटल मतलब 20 मार्क्स के आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएगा। बी पार्ट जो है वो राइटिंग स्किल और ग्रामर है। ग्रामर तो हम सब जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। लैंग्वेज का जो कोर है या जिसको आप कहते हैं फाउंडेशन है, वो क्या होती है, उसकी व्याकरण होती है या ग्रामर होता है ना। मतलब कोई भी भाषा जो है वो उसके सिंटेक्स से भाषा बनती है, वरना भाषा और बोली के बीच में अंतर ही यही होता है ना। भाषा क्या होती है, बेसिकली भाषा एक बहुत सिंपल वे में जब हम बोलते हैं तो भाषा एक आप कह सकते हैं जिसका एक रिटन स्क्रिप्चर होता है, उसको हम भाषा बोलते हैं। और रिटन स्क्रिप्चर क्या होता है, लैंग्वेज जो है वो उसके ग्रामर या व्याकरण से बनती है। ठीक है, तो ये सिंटेक्चुअल जो आप बात करते हैं ग्रामर, उसकी बात हो रही है। राइटिंग स्किल्स, अब इसमें राइटिंग स्किल्स आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी देखी जाएंगी। ठीक है, कैसे देखी जाएंगी, क्या आकलन होगा, वो हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें राइटिंग स्किल्स भी असेस की जाएंगी। अब ये जो है इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ज़्यादा है, 30 मार्क्स का है। ठीक है, 80 में से 30 मार्क्स। अब बाकी तो हो गए 50 मार्क्स के। अब ये बाकी 30 नंबर बचे, ये उनके हैं जो कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, जो आपको किताबें मिली है ना, टेक्स्ट बुक्स मिली हैं आपको, चाहे वो फुटप्रिंट हो या फिर अगर आप बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं, तो ये जो किताबें हैं जिसमें आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक आपको क्लासरूम स्टडी में आपने किया है, जिसमें इनकी जो वेटेज है अगर आप देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक की, वो 30 मार्क्स की है। तो हो गए टोटल 80 नंबर। ठीक है, अभी आपको वेटेज समझ में आ गया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या रीडिंग स्किल 20 नंबर के आएंगे, राइटिंग स्किल और ग्रामर जो है वो 30 नंबर के आएगी, और लिटरेचर की टेक्स्ट बुक या सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट जो है वो भी 30 नंबर का आने वाला है। मतलब टोटल आपको 80 नंबर का पेपर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, नाउ अब जब हम यहाँ देखते हैं तो देखो, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई रीडिंग, जो सेक्शन 1 है, अब हम उसमें सेक्शनल वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग जिसकी हमने बात की, इस सेक्शन में क्या होगा, इस सेक्शन में आपको 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। ठीक है, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने कहा 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, जिसमें तकरीबन जिनकी लेंथ जो है आप टोटल लेंथ की 700 से 750 बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 700 750 दोनों की आएगी, तो तकरीबन एक की आप मान लीजिए 300 350 के आसपास, डिपेंडिंग, मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्ड जो नंबर है या वर्ड काउंट है उस पर नहीं जाते हैं। मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं 300 350 वर्ड, या टोटल आप कह सकते हैं 750 वर्ड्स। ठीक है, मतलब आपको 750 वर्ड्स पढ़ने हैं। और अरेंजमेंट जो है इन रीडिंग सेक्शन का वो कैसे होगा वो पहले समझ लीजिए। फैक्चुअल पैसेज, जैसे मैंने कहा कि 2 पैसेजेस हैं, फैक्चुअल पैसेज जो है वो आपका आएगा 300 350 वर्ड्स का। ठीक है, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। सब्जेक्टिव वो होते हैं जिसमें लिखना होता है लंबा लंबा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, जिसमें हम वो टिक टैक टो खेल लेते हैं। मजाक कर रही हूँ, टिक टैक टो नहीं खेलना होता, लेकिन ऑप्शंस होते हैं ना ABCD, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आएंगे और इनकी वेटेज कितनी होगी, 20 मार्क्स। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं, जब हम बात करते हैं डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज, अब
शब्द जो है ना डिस्कर्सिव, इसका मतलब क्या होता है, ये होते हैं बेसिकली डिग्रेसिंग, लिटरल मीनिंग जो बता रही हूँ मैं। डिस्कर्सिव का मतलब होता है डिग्रेसिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पर्सुएटिव होते हैं, पर्सुएडिंग होते हैं, या इंटरोगेटिव होते हैं, या एग्जाम्पलरी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं इन पैसेजेस में, ठीक है। आपकी बहुत सारी स्किल्स जो हैं इसमें टेस्ट की जाती हैं, और इनका वेटेज जो है वो भी ज़्यादा है, और इनमें जो नंबर है, जो वर्ड काउंट है वो भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जैसे 300 350 है, यहाँ पे आप देखिए ये 350 से 400 वर्ड्स के आसपास है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें अब आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि सब्जेक्टिव होंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे, इसमें आपको रिटन राइटिंग वाले भी आएंगे जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये जो है आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो आपकी इन्फेरेंस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो पैसेज लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग है आप क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं, क्या उसमें से आप ड्रॉ कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, है ना। उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है जो उसमें आप डिराइव कर पा रहे हैं, या बिटवीन द लाइन्स क्या बात बोली जा रही है आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, वो निकालना होगा आपको, ठीक है। तो आपको इन्फेरेंस करना होगा, आपकी एवेल्युएशन और आपके एनालिसिस की जो स्किल है, वो 3 स्किल्स जो है यहाँ पे टेस्ट की जा रही हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या करना होगा, आपका इन्फेरेंस, आपका एवेल्युएटिव आपकी स्किल्स, और आपके एनालिसिस करने की जो स्किल्स हैं, जो क्षमताएं हैं, किसी भी चीज़ की आप कहते हैं ना जांच पड़ताल करने की, मतलब बेसिकली सीधी सीधी भाषा में वो सब कुछ जो है उसका निचोड़ जो आप कितना निकाल पा रहे हैं, जो बात बोली गई है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या आशय है, क्या संदर्भ है, इस तरह की शब्द सुने होंगे ना, हिंदी में खासकर सुने होंगे, लेकिन चलिए आज अंग्रेज़ी में भी सुन लीजिए। उस तरह की जो चीज़ें हैं आपको निकालनी है, आपको उसका पूरा मतलब निकालना है, और आपको क्या करना है, वो सब कुछ जो आपने निचोड़ निकाला है वो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने में लगाना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 4 तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा इसमें फिर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हुए, जो कि यहाँ पे थे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो यहाँ पे भी हुए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको वो यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, उन्होंने स्पेशली इस बात को मेंशन किया है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपकी वोकैबुलरी, यानी आपका शब्दों का जो ज्ञान है, राइट, जो आपकी जो लेक्सिकल रिसोर्स है जिसको हम लिटरेरी भाषा में बोलते हैं, मतलब आपको कितनी आपकी पकड़ है लैंग्वेज पे, वो ग्रामर के साथ देखी जाती है, या फिर आपकी जो वोकैबुलरी है या आपकी जो वर्ड लिस्ट है जो आपको आती है उस पे देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करेंगे, और अगेन इसका जो वेटेज है आप समझ लीजिए कि वो ज़्यादा है डिस्कर्सिव पैसेज का। इसमें 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, मतलब कितना टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स के। वेटेज आप तकरीबन मतलब वेटेज तो ज़्यादा तो मैं इन द सेंस उसमें नहीं कहूँगी, लेकिन क्या है कि इसमें सिंपल है, इसमें सीधे सीधे 20 मार्क्स के हैं, इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो उन्होंने किस तरह से दिया है, इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब इस पे अपन नेक्स्ट पे आते हैं, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। अब राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं भाई, राइटिंग स्किल्स होती हैं कि इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस मतलब आपको अंदर ये दिया जाता है, वो और लिखा होता है ना कि या तो ये वाला कर लो या फिर नीचे वाला कर लो, तो और वाला ऑप्शन जो है वो आपको इंटरनल चॉइस जो है वो आपकी राइटिंग में दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फॉर्मल लेटर लिखना है ना। मतलब एक तो इनफॉर्मल लेटर होता है जो अपने दोस्त को, पड़ोसी को, अंकल को, आंटी को अपन लिखते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, वो इनफॉर्मल हो गया। एक होता है फॉर्मल जो कि अपन किसको लिखते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, या कोई ऑफिशियल कोई विभाग है उसके अधिकारी को लिखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर, ठीक है। या छुट्टी के लिए लिखना है, या मतलब समझ गया ना, कोई काम जिसको बोलते हैं कि आपको कुछ ऑफिशियल लेटर जो है वो कब ड्राफ्ट किया जाता है, जब आपको कोई पर्सनल काम के अलावा जब आपको कोई बात करनी होती है, मतलब आपको चाहे स्कूल में आपको छुट्टी की अर्जी देनी हो तो आप लिखेंगे, या प्रिंसिपल ने अगर पेरेंट्स को आपके कॉल किया है तो वो भी एक फॉर्मल लेटर होगा, फॉर्मल करस्पॉन्डेंस होगी, उसका जो जवाब दिया जाएगा वो भी फॉर्मल वे में दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आ गई। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको फॉर्मल लेटर तो ठीक है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब सिचुएशन किस तरह की हो सकती है कि भाई आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो म्युनिसिपैलिटी के जो अफसर हैं उनको आपको एक लेटर लिख के उसकी शिकायत करनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए। अब इसमें आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है, पूरा जो इसका फॉर्मेट है वो आपको पता है, वो हम डिस्कशन कर लेंगे किस तरह से फॉर्मेट हमें पढ़ाई करनी है, और वो लेटर जो है वो ड्राफ्ट किया जाएगा, और इसमें कितना 150 से 200 वर्ड के आसपास आपको लिखना है।
अब ये बात हो गई। अब इसका जो नंबर है आप ये समझ लीजिए 30 मार्क्स, 10 और 10 मार्क्स। हाँ, अब एनालिटिकल पैराग्राफ जो है इसमें बेसिस होगा गिवन मैप का, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ, और इनको आपको क्या करना है 150 से 200 शब्दों में समझाना है। मतलब क्या, आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर, कोई भी आपको एक डेटा जो है एनालिसिस के लिए दे दिया जाएगा। वो लाइन ग्राफ भी हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, या लाइन ग्राफ कैसा होता है भाई, इस तरह का लाइन ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ये लाइन ग्राफ है कि भाई एक जो है ये यूएस की इकोनॉमी है, ये ऐसे राइज कर रही है, ये ब्रिटेन की इकोनॉमी है नीचे जा रही है, यहाँ पे आपको अलग अलग मार्किंग्स दे दी, एक्स और वाई में बना दी, आपको मालूम है। ठीक है, ये हो गया लाइन ग्राफ। बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ भी अगेन आकलन करने के लिए होता है, कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, क्या रहा भाई, महंगाई है तो महंगाई जो है अलग अलग सालों में यहाँ पे लिख दीजिए कि 2000 में इतनी हुई, फिर 2001 में इतनी हुई, 2 में इतनी हुई, 3 में इतनी हुई। ठीक है, और किस हिसाब से उसका ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये आपको इस तरह का जो होता है ये होता है आपके बार ग्राफ। पाए चार्ट जो है मालूम है आपको सर्कल में बन जाता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे इतना हिस्सा जो है ये पानी है, इतना हिस्सा पानी का है, इतना हिस्सा जो लैंड का है। इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनको हम कहते हैं पाई चार्ट। अब इस तरह के चार्ट्स आपको कोई भी एनालिसिस दे दिया जाएगा, इसमें आंकड़े दे दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, इन आंकड़ों को आपको इवैल्यूएट करना है, एनालिसिस करना है और बिल्कुल शब्दों में और बिल्कुल सटीक शब्दों में आपको इनको बयान करना है। मतलब इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी या इसमें कोई भी चीज़ जिसको आप कहते हैं कि आपका पर्सनल ओपिनियन जो है वो नहीं आना चाहिए। इसको बिल्कुल आप एक ऑब्जेक्टिव वे में करेंगे और जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है या जो भी डेटा दिया गया है आपको बिल्कुल उसको सही तरीके से एवेल्युएट करना है और बिल्कुल सही फिगर्स, बिना डिस्टॉर्ट किए फिगर्स को आपको उसको प्रेजेंट करना है, ताकि पढ़ने वाले को बिना ये ग्राफ देखे बिल्कुल समझ में आ जाए कि क्या बात बोली जा रही है, क्या बात समझाई जा रही है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब ग्रामर का सिलेबस हम देख लेते हैं कि ग्रामर का सिलेबस क्या इंक्लूड करेगा। फॉलोइंग टॉपिक्स करेगा क्लास 10th के। अब इसमें क्या होगा, टेंसेज आएंगे, मॉडल्स आएंगे, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस है। टेंसेस तो आप जानते हैं, मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मतलब भाषा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो टेंसेस ही आ जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। सिंपल है कि कंटिन्यूस है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर ग्रामर में हमें लगती है तो क्या लगता है भैया, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया एक, तो जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड लिखा है जो, और उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गई जिसमें आपको मालूम है नाउन आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, और आपका क्या आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, 8 होते हैं, कंजंक्शंस आ जाते हैं, इंटरोगेशंस आ जाते हैं, प्रपोजिशंस आ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल्स भी आपको मालूम है मॉडिफायर्स होते हैं नाउन के, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी। पैसिव वॉइस क्या हो गई, हमें मालूम है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो वाली बात आ गई। कॉन्कर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रिपोर्टेड स्पीच आपको मालूम है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, है ना, उसमें क्या आ गए आपके कमांड एंड रिक्वेस्ट आ गए, स्टेटमेंट आ गए, क्वेश्चंस आ गए, जिसमें आपको मालूम है इंटरोगेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ जो है वो भी आपका पार्ट आ गया इसमें। और इसमें क्लॉजेज आ जाएंगे। अब रिलेटिव क्लॉजेज जैसे हम बात करते हैं वो वाले क्लॉजेज आ जाएंगे। इसमें आपको मालूम है एडवर्ब क्लॉजेज, कंडीशन एंड टाइम के आ जाएंगे, रिलेटिव क्लॉजेज आ जाएंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं भाई, डिटरमाइनर्स पहले जो अपनी ट्रेडिशनल ग्रामर चलती थी उसमें बहुत सारा काम अपना एडजेक्टिव ही कर लेते थे, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ करते थे, पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ करते थे। अब एक कंटेम्प्रेरी ग्रामर में एक और चीज़ आ गई है डिटरमाइनर्स, तो वो डिटरमाइनर्स इसमें आ जाएंगे। प्रपोजिशंस आपको मालूम है, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड टाइम सुना होगा आपने, वो सब कुछ चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी ग्रामर का ये पार्ट, आपका फॉर्मल लेटर जिसमें इंटरनल आपको चॉइस है, फॉर्मल लेटर, और आपको ग्राफ जो एक्सप्लेन करना है वो, ये सब कुछ मिला के आपको कितने का पड़ेगा, आपको मालूम है कि जो पूरी आपकी जो मार्किंग है वो 30 नंबर की है ना। तो हमने अलग अलग क्या मार्किंग स्कीम्स है हमने वो समझ ली। अब इसमें यहाँ की मार्किंग स्कीम्स हम समझ लेते हैं, और 10 नंबर आपको काहे में मिलेंगे ये हम समझ लेते हैं। अब ये जो है ये कैसे होंगे, ये टेस्ट टाइप्स जो हैं ये आपको सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये जितने ग्रामर के टॉपिक्स हैं आपको किस तरह से पूछे जाएंगे, ग्रामर आपको 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और ग्रामर आपसे पूछा कैसे जाएगा, क्लोज पैसेज में। अब क्लोज पैसेज क्या होता है, क्लोज पैसेज एक्चुअली इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना उन्हीं को हम क्लोज पैसेज बोलते हैं। मतलब एक पूरा आपको स्टेटमेंट दे दिया और वो क्लोज पैसेज मतलब उसमें डैश डैश बना दिए, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए, और आपको फिर उसमें आपको बताया जाता है कि आपको भाई उसमें क्या गैप फिलिंग करनी है, कौन सी चीज़ जो है कहाँ आएगी, कौन सा जो गैप है
है, कौन सी जगह कौन से फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, वो सब आपको बताना है, ठीक है। और एडिटिंग, ये जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। अब इसके बाद आ जाएगा आपका डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन गिवन क्यू। आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा या आपको क्यू दिया जाएगा, उस पर आपको क्या लिखना है, उस पर आपको डायलॉग राइटिंग करनी है या फिर आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग डायलॉग लिखना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपका पूरा जो है आकलन होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है, मतलब आपको पूरी एक तौर पे समझ में आ गया कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हम बात कर रहे हैं, या राइटिंग आपका जो पार्ट है, जो बी सेक्शन है, वो आपका क्या क्या आकलन कर रहा है। पहली चीज़ जो ग्राफ की अगर हम बात करें तो उसमें आपके एनालिटिकल स्किल्स, या आप कितने कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात जो है बहुत ही इम्प्रेसिव वे में या इफ़ेक्टिवली आप पहुँचा पा रहे हैं, वो देखा जाएगा। आप कितना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर पा रहे हैं उस ग्राफ का, ये देखा जाएगा। आप कितने कोहेरेंट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना लॉजिकली आप अपने आंसर्स को ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। आप कितना टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, या जिसको आप कहते हैं एक प्रिसिशन आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, वो दोनों ही क्वेश्चंस में देखा जाएगा। फॉर्मल जो लेटर राइटिंग है उसमें भी देखा जाएगा कि आपको यू डोंट हैव टू बीट अबाउट द बुश, है ना, आप इधर उधर के हाल चाल और गप्पे नहीं मार सकते, उसमें बहुत टू द पॉइंट प्रिसाइज आपको वे में अपनी बात रखनी होती है, कम शब्दों में लेकिन बहुत इफेक्टिव वे में आपको अपनी बात रखनी होती है। तो ये चीज़ें आप कितने अच्छे से उसको कर पा रहे हैं, ये चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। और ग्रामर में ऑफ कोर्स आपका देखा जाएगा कि भाई ग्रामर जो सिंटेक्स है, जिसको आप कहते हैं एक लैंग्वेज की जो जान है, आपकी कितनी पकड़ है उस पर, आप कितना एक सही सिंटेक्स में, आप कितना ग्रामेटिकली सही जो आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन आप कर पा रहे हैं लैंग्वेज का, वो चीज़ टेस्ट की जाएगी। और इसी वजह से वो क्लोज पैसेज के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस में नहीं टेस्ट किया जाएगा आपसे कि भाई डिटरमाइनर समझाइए क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्लोज टेस्ट आपको दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ें जो हमने ग्रामर में टॉपिक लिए वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, उनकी जो समझ है, उनकी जो आप में अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझानी होगी, ठीक है। और सिमिलरली वही चीज़ जो है आपकी डायलॉग राइटिंग में आएगी, आपको क्यू कार्ड दिया जाएगा। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग as well as your command over the language and your testing and analytical skills will be put to use here, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब let us come to the third part which is जो आपकी लिटरेचर की बुक है और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट है। टोटल अगेन 30 मार्क्स का है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें मार्क्स समझ लो कैसे हैं। अगेन इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, इंटरनल चॉइस आपको बताई जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट जो है, मतलब 2 में से 1 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मतलब 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट जो है वो काहे में से, प्रोस, पोएट्री या ड्रामा में से करने होंगे। और ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा। और इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशन मतलब कोई चीज़ जो दी गई है उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और आप कैसे उसका मतलब निकाल रहे हैं, वो चीज़ समझनी है, ठीक है, वो आएगा। और इसके जो मार्किंग्स हैं वो कितनी है, 2 के अगर आप मान करते हैं तो 2 मार्क्स के होंगे, और 2 है तो 4 मार्क्स के हो गए टोटल ये। अब 8वां पार्ट अपन देख लेते हैं, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करने होंगे आपको, मतलब 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 7 टोटल दिए जाएंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, 5 आपने कर लिए, मतलब इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस होगी, है ना। तो 7 में से 5 आपको करने हैं, और कितने शब्दों में करने हैं, 30 से 40 शब्द में मात्र। इसमें एक चीज़ याद रखना कि क्या होता है, जो टॉपिक हमने पढ़ा होता है, जो चीज़ हमने पढ़ी होती है, जो चैप्टर हमने, जैसे आपने नेल्सन का, अगर नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर आपने बहुत बढ़िया पढ़ लिया, या आपने लेटर टू गॉड बहुत बढ़िया पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक कोई क्वेश्चन आ गया तो बस लिखे जा रहे हैं अपन धड़ल्ले से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है कि जितना मैक्सिमम मार्क है उससे ज़्यादा तो कोई आपको दे नहीं पाएगा। तो भाई 30 से 40 शब्दों का अगर रखा है तो 30 से 40 शब्दों के अंदर ही उसका आंसर देना है हमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको खींचने का, बहुत लंबा आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 2 नंबर का आंसर है तो भाई वो सामने वाला एग्जामिनर आपसे कितना भी प्रभावित हो जाए, या आप कितना भी अच्छा शेक्सपियरियन टाइप का भी आंसर लिख देंगे तो भी वो आपको 2 ही नंबर दे सकता है ना, 20 नंबर तो दे नहीं देगा 2 में से। तो इसको बहुत ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट आपको एक्सीड नहीं करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी 2 किताबें हैं, आपको मालूम है कौन कौन सी हैं, फर्स्ट फ्लाइट और आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा ये 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। इसमें से किस तरह से डिवीजन होगा, 3 जो है आपके फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे, ठीक है, और 2 जो है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आपको करने हैं। तो उनने बड़ा फेयर डिवीजन उसका रखा है। अब नंबर ये देख लो कितना है, 5 × 2 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। अब
1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब क्या करना है आपको, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक जो है अटेम्प्ट करना है। अब इसमें क्या करना है आपको, कौन सी किताब से लिया जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट में से। फर्स्ट फ्लाइट के पूरे 11 चैप्टर्स जो है आप पढ़ चुके हैं तो वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में से करना है और आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, ये आपको बहुत लंबा लिखना है, ये आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। और यहाँ पे आपकी पूरी जितनी पढ़ाई और जितना अपन ने पढ़ा है ना उसको, यहाँ पे अपना पूरा ज्ञान जो है अपन को झोंक देना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी टेस्ट की जाएगी, यहाँ पे हमारी इमेजिनेशन, हमें कितना एक्सट्रैक्शन है, हमने कितने अच्छे से, कितने मन लगा के, कितना दिल लगा के पढ़ाई करनी है, वो हमें समझ में आ जाएगा सामने वाले को आपका आंसर पढ़ के, ठीक है। और वो आंसर हमें कैसे लिखना है कि उसमें हमारी क्रिएटिविटी, हमारा जो नॉलेज है वो बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना, बिल्कुल साफ साफ नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक्सट्रपोलेशन की आप बात कर सकते हैं, जो टेक्स्ट दिया गया है ना उसके अलावा आप क्या समझ पा रहे हैं, मतलब वो जो बिटवीन द लाइन वाली चीज़ है, जैसे मैंने कहा, कितना आप उसको समझ पा रहे हैं, कितना आप जो चीज़ें शब्दों में कही गई हैं उससे ज़्यादा आप उसका क्या मतलब निकाल पा रहे हैं, ये चीज़ देखी जाएगी। और जिसको कहा जाता है ना कि एक जो किताबी भाषा है, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपने शब्दों में उसको आंसर लिखना है। और जितना आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग का, अपने जो क्रिएटिविटी है, अपनी क्रिएटिव जीनियस का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, उतने बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम सिचुएशन, प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसको आपको कहाँ से होगा, इट कैन बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। कैसा होगा भाई, पैसेज पे बेस्ड होगा क्वेश्चन, जो कि सिचुएशन या प्लॉट में से लिया जाएगा टेक्स्ट की। ये चीज़ क्लियर है। नंबर समझ लो कितना है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, 10वां देख लेते हैं अपन। जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, बिल्कुल वैसे ही फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, कौन से उस पे होगा, थीम या प्लॉट इन्वॉल्विंग, जिसमें आपका इंटरप्रिटेशन, अगेन वही चीज़ें, जहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सट्रपोलेशन इसमें देखा जाएगा। और वो अगेन वही चीज़ देखी जाएगी कि भैया टेक्स्ट के अलावा आपकी क्या समझ रही, आप क्या समझ पाए, आपका लर्निंग क्या रही उस चीज़ से। जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट फ्लाइट तो हमें मालूम है कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपको मालूम है ग्रिफिन की स्टोरी है ना, बिल्कुल। मतलब अपन अपने देसी वे में अगर अपन समझ लें मिस्टर इंडिया, तो उसी टाइप की स्टोरी है। लेकिन मिस्टर इंडिया थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर था, ये थोड़ा एसेंट्रिक सा साइंटिस्ट था, ये डिफरेंस है ना। तो आपको इसमें क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्या चीज़ आप समझ पाते हैं, वो हमें निकालना है और उसी तरह से हमको पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच करने को भी आपसे बोला जा सकता है। आपको हो सकता है ये बताना हो कि भाई वो जो एसेंट्रिक सा साइंटिस्ट था, उसके पास जो, जिसको बोलते हैं ना कि वो एकदम मिस्टर इंडिया बन सकता था, इनविजिबल हो सकता था, उसने उसका कैसा दुरुपयोग किया, या उसके क्या अदर साइड या फ्लिप साइड कहानी का क्या है, और उसके बेसिस पे आपको कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगेन वर्ड लिमिट जो है वो 100 से 150 वर्ड है और मार्किंग जो है वही 8 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये क्लियर हो गया है। नाउ लेट अस कम टू दिस। प्रिस्क्राइब बुक्स तो आपको मालूम ही है, पढ़ ही रहे हैं आप लोग साल भर से, तो बहुत ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको क्या मालूम है, फर्स्ट फ्लाइट है जो कि आपको मालूम है टेक्स्ट बुक है, और इसके अलावा फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 10th की, ये भी आप जानते हैं। अब इसमें देख लो कोर्स स्ट्रक्चर। अब आपको लग रहा होगा सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है कि सवाल आ रहा हो कि भाई ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है या राइटिंग स्किल्स हैं, या इससे बेसिकली हमारी क्या टेस्टिंग क्या हो रही है, मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो हमारी जानना चाह रहे हैं, या क्या एग्जैक्टली व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, है ना। सीबीएसई वालों ने इसको जो स्ट्रक्चर किया है, मॉडल किया है, वो एक्चुअली हमसे चाह क्या रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फोकस करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये एक आप तरह से एक चार्ट हमने ड्रॉ किया है, जिसमें आपको कम शब्दों में और बहुत ही सटीक वे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसमें भाई जैसे मैंने कहा टोटल मार्किंग कितनी है, 20 मार्क्स की है। अगर वेटेज परसेंटेज मांगते हैं हम तो 25% है, ठीक है। अब इसमें टेस्ट क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो मैंने आपसे कहा कि भाई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो जो पैसेजेस दिए गए हैं उसको आप पकड़ कितना पा रहे हैं, समझ कितना पा रहे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट
कितना समझ में आ रहा है, वो राइटर जो बात बोलना चाह रहा है, ऑथर जो बात बोलना चाह रहा है, वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो कितनी सही पहुंच रही है। आप उसका टाइटल या थीम समझ पा रहे हैं या नहीं, सेंट्रल आइडिया पकड़ पा रहे हैं या नहीं, क्या बात कही गई है, क्या टोन है उसकी वो आप समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की टोन है, नैरेटिव टोन है या एनालिटिकल टोन है, या आप कह सकते हैं कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव टोन है, क्या है, आप उसको समझ पा रहे हैं बात को या नहीं, ये चीज़ टेस्ट की जाएगी। ठीक है, तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। डिकोडिंग, अगेन वही वाली बात आ गई जब मैंने आपसे कहा इन्फेरेंस ड्रॉ करना, कि जो बात बोली जा रही है क्या आप उन शब्दों का मतलब समझ पा रहे हैं, आप उसको इन्फर कर पा रहे हैं, आप उससे मीनिंग डिड्यूस कर पा रहे हैं, उसको डिकोड कर पा रहे हैं। अगर एक लाइन लिखी गई है तो हो सकता है उस लाइन का जो शाब्दिक मतलब है वो कुछ और हो और उसका रियल मीनिंग कुछ और हो, उस बात की गंभीरता आप समझ पा रहे हैं या नहीं, उसकी आप डिकोड उसको कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, एनालाइजिंग मतलब आप में कितनी क्षमता है, आप कोई दिया हुआ कॉन्सेप्ट है या पैसेज है, आप उसको कितना डीपली एनालाइज कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, और कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसके अलग अलग डायमेंशंस को आप कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम्स को आप कितना देख पा रहे हैं। जो एक जिसको हम कहते हैं कि एक चीज़ को पढ़ने का नज़रिया होता है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, आप कितना अलग अलग अप्रोच से उसको समझ पा रहे हैं, आप कितने खुले दिमाग से उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखा जाएगा। ठीक है, इन्फरिंग मैंने आपको कह दिया, इंटरप्रेट और वोकैबलरी, किसी का भी मैं आपको बता दूं कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं, वो आदमी जिसकी, वो स्टूडेंट जिसकी वोकैबलरी अच्छी होती है, जिसकी शब्दों पे पकड़ अच्छी होती है, जिसकी आपको मालूम है दो चीज़ें होती हैं, ग्रामर और वोकैबलरी, है ना। अब अगर आपकी वोकैबलरी, कोई मानिए कोई ऐसा शब्द आ गया पैसेज में जो आपको मतलब ही नहीं समझ में आया, आपको शब्द ही नहीं आया समझ में, ऊपर से निकल गया आपके, है ना, इसी तरह की बातें बोलते हैं ना आप लोग कि ऊपर से निकल गया, अगर वो ऊपर से निकल गया और हो सकता है कि वो कीवर्ड हो सकता है कि वो की एलिमेंट हो, और वो वर्ड ही अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर तो पूरा अपना जो इतना पढ़ाई लिखाई है वो सब गई। ठीक है, मतलब अपन आधा तो उसका अपना जिसको समझने की बात थी, जो हम कर सकते थे, हम वही नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें बेसिकली उस शब्द को बहुत अच्छे से समझना है ना। हमें शब्द को कैसे समझना है, वो अब ये नहीं हो सकता कि आपको ये पता चल जाए कि भाई कौन से पैसेज आएंगे, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें अब क्या करना है, हमें इसके लिए उठा के कोई डिक्शनरी बैठ के रटना नहीं है, वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता, और उसका रिटेंशन भी नहीं होता। अगर आप रट भी लेंगे ना, तो अगर आप उसको कंटेक्चुअली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से सब उड़ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ने की आदत डालनी है, और हमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जो पैसेजेस हैं, आरसी के पैसेजेस हैं जिनको हम बोलते हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है, और वो हम करेंगे, ताकि हमारा ये पार्ट जो है 25% बहुत होता है, 20 नंबर हमारे बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं, ये हमें करना है ट्राई। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब राइटिंग स्किल और ग्रामर में जैसे मैंने आपको कहा कि एक फॉर्मल लेटर लिखना है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको कोई भी आपको जो ग्राफ दिया जाएगा या कोई भी आपको जो डायग्राम दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल, आपको वो एनालाइज करना है और आपको अपने शब्दों में उसको समझाना है ना, इसी तरह का है। और बाकी तो ग्रामर है ही। अब इसमें क्या देखा जा रहा है, ये जो दो चीज़ें आ गई, फॉर्मल राइटिंग वाली और वो ग्राफ से एक्सप्लेन करने वाली, इसमें आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन तो देखा ही जाएगा, है ना। ये देखा जाएगा कि भाई आप अपने शब्दों में कितने अच्छे और कितनी सही बात बोल पा रहे हैं, ये चीज़ देखी जाएगी। आपके ओपिनियन क्या है, आपकी रीजनिंग क्या है, आप लॉजिकली कितना सही बोल पा रहे हैं, आप जस्टिफिकेशन क्या है आपका, इलिस्ट्रेटिव आप कितने हैं, अप्रोप्रिएसी। अब अप्रोप्रिएसी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है कि पता चला ग्राफ कुछ और दिया हुआ है, आपने अच्छे के चक्कर में लिख कुछ और दिया, बात कुछ और की और ही हो गई, है ना। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने वाले को बिना उस ग्राफ के, मतलब अगर मैं आपका पढ़ूँ ना तो मैं ऐसे पढ़ूँ कि मुझे अगर वो ग्राफ मेरे सामने नहीं है तो भी मुझे आपका पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली उस ग्राफ में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, या आपका इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं पढ़ के एक ग्राफ अगर मुझे खुद बनाना हो तो मैं ड्रॉ कर पाऊँ। समझ में आया आपको, इतनी क्लैरिटी हमें उसमें चाहिए। ये चीज़ हो गई। आपकी स्टाइल क्या है, आपकी टोन क्या है, टोन और स्टाइल जो है आपकी स्पेशली लेटर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बहुत ही टोन जो है आपकी बहुत सटल होनी चाहिए, जिस तरह का आप लिख रहे हैं, जो भी आपकी फॉर्मल राइटिंग स्टाइल है या जो भी आपको क्यू दिया गया है उसके हिसाब से होनी चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू दैट। मीन्स अगर आप कोई अधिकारी को लिख रहे हैं, ठीक है, और आपने बहुत ही रूड सी, हार्श सी टोन इस्तेमाल की,
या अगर आपने कोई ऐसी टोन इस्तेमाल की विच डजंट गो विद दी यू नो द कैडर ऑफ अ पर्सन, और इट इज़ नॉट वेरी ऑफिशियल और नॉट वेरी फॉर्मल, राइट, सो दैट विल गिव अ बैड इंप्रेशन, राइट। आपको एक टोन होती है, हर राइटिंग की एक टोन होती है, खासियत होती है, आपको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्रोप्रिएसी जो है स्टाइल और टोन, कि आप जो आपको बोला गया है आप उससे मिलता जुलता कितना लिख रहे हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी। अब एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे जब हम राइटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब लेटर राइटिंग में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, एक आपका कह सकते हैं आप इनफॉर्मल राइटिंग का अलग होता है, फॉर्मल राइटिंग का अलग होता है। तो ये दोनों फॉर्मेट आप कितने फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कितना है। फ्लुएंसी, या फिर आप कह सकते हैं एक जिसको कहते हैं ना, फ्लुएंसी सिर्फ बोलने में नहीं होती, सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं होती, आपकी राइटिंग में भी एक जिसको आप कहते हैं फ्लो आता है, या एक राइटिंग में आप कह सकते हैं कि भाई एक चीज़ जो जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या आपने अलग अलग पैराज में चीज़ें लिखी, राइट, तो पहला जो पैराग्राफ है वो दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने कुछ भी, आप यहाँ पे चाइना का लिख रहे थे और यहाँ पे आपने जापान का लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं उसमें लॉजिकल सीक्वेंसिंग और लॉजिकल कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। आप कितना इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर से मेरा मतलब वही है कि कितना फ्लो मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना लॉजिकल सीक्वेंसिंग आप फॉलो कर पा रहे हैं, राइट। एंड एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेज जो है काफ़ी है, 37.50% इसका वेटेज है, टोटल नंबर 30 है, ये आप जानते हैं। ग्रामर तो ऑफकोर्स मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि ग्रामर भी आपके पास 10 नंबर की आएगी, और ग्रामर में आपका देखा जाएगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी जो 20 नंबर का है वो आपको मैंने बता ही दिया। उसके अलावा ग्रामर देखी जाएगी, ग्रामर में भी आपको कैसे दिए जाएंगे, क्लोज पैसेजेस दिए जाएंगे, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अपना जो नॉलेज है उसके हिसाब से, जो आपकी स्टडीज़ है उसके हिसाब से आपको भरना है, ताकि एक कोहेरेंट सब्जेक्ट या कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके, ठीक है। ये चीज़ करनी है। डायलॉग लिखना है आपको, डायलॉग राइटिंग है, आपको क्यू दिया जाएगा उसके बेसिस पे, तो वो चीज़ आ गई। अब आती है अपनी लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग का टोटल। अब इसमें ये हम किताबें हैं साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, सब कुछ हमने पढ़ा है। अब इसमें क्या देखा जाएगा कि भैया रिकॉल कितना हो रहा है, जो पढ़ाया था मैम ने क्लास में वो कितना समझ में आया था, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में रिटेन हुई है वो पता चलेगा, कितना हम उस चैप्टर को जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया था हम समझ पाए हैं वो होगा, ठीक है। रीजनिंग क्या है, उसमें हम लिटरेरी कन्वेंशंस हम कितने यूज़ कर पा रहे हैं, इलिस्ट्रेट कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, आंसर जैसे पहला जो अगर हम चैप्टर लेते हैं तो भाई वो फर्स्ट फ्लाइट में किस तरह से हमें बात करनी है, या क्या उसकी थीम थी, हम कितना पकड़ पाए हैं, वो पोस्ट ऑफिस वालों को वो क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है ना, क्यों बोलता है, किस लिए बोलता है, ये सारी चीज़ें हम कितनी समझ पाए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किस तरह का आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर था, कैरेक्टर स्केच क्या था, जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे वो कैसे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो निचोड़ हम कितना समझ पाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम जो ड्रॉ कर पा रहे हैं, और जो बेकार है, जो जिसको बोलते हैं कि सुपरफ्लोस इन्फॉर्मेशन है, उससे हम कितना उसको निकाल पा रहे हैं अलग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, वो इंपॉर्टेंट है ना। सेंट्रल थीम, जैसा मैंने कहा कि भाई बेसिकली सेंट्रल थीम क्या है आपको वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको मतलब बात पूरी पकड़ में आई कि नहीं आई, जो उसका एक जो मैसेज है, मतलब आता ना इस कहानी से हमने क्या सीखा, जो एक मैसेज है या सेंट्रल थीम है वो क्या है, हमें वो समझना इंपॉर्टेंट है। और उसके अंडर अगर कोई सब थीम चल रही है तो वो सब थीम क्या है वो भी हमें समझना ज़रूरी है। और राइटर हमें इवेंचुअली ऑथर हमें क्या मैसेज दे रहा है, या उसकी जो राइटिंग है और उसका जो जवाब है हम किस तरह से दे रहे हैं, कितना इफेक्टिवली दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन द वेटेज इज क्वाइट मच, इट इज़ 37.50% विच इज़ 30% इन टोटल, और टोटल यहाँ पे हो जाता है 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी आपके इंटरनल टेस्ट हैं तो वो तो आप जानते ही हैं। ऑलराइट, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल में तैयार कर लिया है, समझ लिया है, और हमने सब कुछ उसके बारे में बात कर ली है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो गई है, कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे पूछना चाहते हो कुछ, तो क्या करना है, बिल्कुल यू आर फ्री टू राइट एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम पूरी पढ़ाई, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 शॉट वीडियोज़ हम करने वाले हैं। हम पूरी पढ़ाई जो है किस तरह का स्ट्रक्चर है
हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल विच इज़ स्टेप अप अकेडमी, और यहाँ पे एक अम्ब्रेला के अंडर सारी पढ़ाई हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें नीट, क्लैट, AI, TET, JEE, CUET सारे एग्ज़ाम की तैयारी होती है, ठीक है। और आपके जो क्लास हैं, आपके जो CBSE के जो क्लासेस हैं 9, 10, 6 से लेकर 12 तक, उनकी पढ़ाई तो होती ही है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारे वीडियोज़ रेगुलरली देख सकें और हम आपकी हेल्प कर सकें आपकी पढ़ाई में, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी गुड, बी हैप्पी, enjoy yourself, but study very hard. Thank you so much.